आज एक प्रॉब्लम है जिसे हम मैकॉले मेथड से सॉल्व करेंगे। मैकॉले मेथड से हम किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इस तरीके के पॉइंट्स लोड्स दिए हों, कंटिन्यूस लोड्स दिए हों, एक से ज़्यादा लोड हमारे पास गिवन हो, तब हम मैकॉले मेथड से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड है, वो यूज़ करते हैं हम जनरल प्रॉब्लम के लिए, लेकिन यहाँ पर हम आज मैकॉले मेथड को समझेंगे। इसी न्यूमेरिकल से उसका प्रोसीजर भी समझेंगे और इस न्यूमेरिकल को हम मैकॉले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट ए एंड बी। दोनों ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर है। 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं सी एंड डी पर, 90 किलो न्यूटन का और 60 किलो न्यूटन का। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? द डिफ्लेक्शन ऑफ द गिर्डर एट द पॉइंट्स अंडर 2 लोड्स, यानी कि पॉइंट सी और पॉइंट डी पर हमें डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है कि किसी पॉइंट पर, बीम में किसी भी पॉइंट पर जाकर ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। तो पहले तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है, और फिर उसके बाद उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालेंगे। इसके साथ ही अगर हमारे पास हम मैकॉले मेथड को सॉल्व करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, जैसा कि किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और स्लोप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में, कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम है चाहे डबल इंटीग्रेशन मेथड से करें, तो उसमें रिएक्शन निकालनी होती है। तो रिएक्शन निकाल लेते हैं, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। सिंपल, इसमें हम फोर्स को इक्विलिब्रियम करते हैं और टोटल मोमेंट्स को इक्विलिब्रियम करके हम रिएक्शंस को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको रिजोल्व करेंगे। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 90 प्लस 60। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स 90 प्लस 60, अपवर्ड फोर्स आर ए प्लस आर बी, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इसके साथ ही हमें इसमें मूवमेंट्स को भी जीरो करना है। किसी भी जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पर मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम किसी ए और बी में से किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे और इक्वल टू उसको ज़ीरो कर देंगे, यानी कि टोटल सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए और पॉइंट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से हम क्या देखते हैं कि इधर के सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट से जितने भी इधर फोर्सेस हैं उनको हम देखने वाले हैं, उन मोमेंट्स को इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 90 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन, ये दोनों कैसा कर रहे हैं? एक तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। तो अगर हम इनको पॉजिटिव लेते हैं, एक फोर्स ये है आर बी जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो इनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इनको नेगेटिव ले लेंगे और इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। कैसे करेंगे? तो पहला फोर्स है 90 इंटू पॉइंट ए से 90 की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर, प्लस 60 की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो कितनी हो जाएगी? 9.5, 6.5 प्लस 3 9.5, माइनस इधर हम देख रहे हैं कि तीन ही फोर्सेज हैं, 90, 60 और एक अननोन फोर्स आर बी, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब ए से लेकर, क्योंकि ये वाला फोर्स आ रहा है, नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इनकी डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आर बी इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये 14 मीटर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास एक आर बी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि आर बी यहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, तो आर बी इज इक्वल टू 90 प्लस 60 इंटू 9.5 अपॉन 14। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आर बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 60 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें आर बी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आर ए निकल के आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम आर ए कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 60 की वैल्यू इसमें रख देंगे, आर बी इज इक्वल टू 60।
तो हमारे पास आर ए निकल के आएगा 90 किलो न्यूटन। तो ये तो हर प्रॉब्लम के अंदर रिएक्शन निकालने का हमें करना पड़ेगा अगर बीम हमारे पास सिंपली सपोर्टेड। तो अभी हम इसकी रिएक्शंस निकाल चुके हैं। रिएक्शन आर ए पर आई है 90 किलो न्यूटन, आर बी पर आई है 60 किलो न्यूटन। तो हमें क्या करना है, मैकॉले मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स सेक्शन एक कंसीडर कर रहे हैं, x1 सेक्शन x1 कंसीडर सेक्शन x1 बिटवीन A एंड C, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो यहाँ पर हम x1 सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और उस पर बेंडिंग मोमेंट देखेंगे इस सेक्शन पर कितना है। तो हम बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैसे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर इस सेक्शन से इधर के सारे फोर्सेस देखना है, या तो हम राइट साइड के देखते हैं या लेफ़्ट साइड के देखते हैं। तो क्योंकि लेफ़्ट साइड में एक ही इसमें फोर्स है आ रहा है रिएक्शन, तो इसलिए हमें ईजिली होता है कि हम इधर का देखें। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं कि ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो अगर बीम के अंदर इस तरीके की पोजीशन बन रही है जिसको हम क्या कहते हैं, सैगिंग, और इसको बोलते हैं होगिंग। तो जो सैगिंग होती है वो पॉजिटिव साइन लेते हैं और होगिंग में निगेटिव साइन। जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो बीम को अगर हम देखें यहाँ से और बीम को यहाँ से बेंड करेंगे तो ये इस तरीके से एक बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा। तो ये पोजीशन सैगिंग से मैच करती है। तो सैगिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन से ये वाला फोर्स देखते हैं जो कि आर ए फोर्स है, और आर ए की एक्स सेक्शन से डिस्टेंस जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ए इंटू एक्स। साइन आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये सैगिंग हो रही है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स गुड फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। तो ये एक्सप्रेशन केवल x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 मीटर तक, यानी पर्टिकुलर a और c के बीच में ही ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल रहेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरा सेक्शन कंसीडर करेंगे यहाँ पर x2 कंसीडर सेक्शन x2 बिटवीन A एंड C, और इस सेक्शन x2 की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A। तो पॉइंट A से इसकी डिस्टेंस भी जैसे हमने यहाँ पर x कंसीडर की थी, अब फिर इसकी x2 की सेक्शन की यहाँ से A से पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, x कंसीडर हम करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम इसमें फिर से बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे x2 सेक्शन पर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे इधर अब दो फोर्स हैं। अगर यहाँ सेक्शन से देखें तो इधर एक तो आर ए है और एक 90 का है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा। इस x सेक्शन से आर ए तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर की है यहाँ से लेकर x, और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में x2 और C पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी x-3। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, आर ए इंटू एक्स माइनस 90 x-3। ये वाली जो डिस्टेंस है ये x-3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड है, दिस एक्सप्रेशन holds good for x is equal to 3 to x is equal to 6 point x is equal to 3 to x is equal to टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, तो 6
और 3 9 9.5 मीटर तक के लिए वैलिड है। सिमिलरली कंसीडर सेक्शन x3 बिटवीन ये ए एंड सी के बीच में नहीं, सॉरी, सी एंड डी के बीच में, और ये जो है डी एंड बी के बीच में, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से यहाँ पर ये x3 के बीच में सेक्शन है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है, अब ये x है और इससे इधर जो फोर्सेस हैं, एक RA है, एक 90 है और एक 60 है। तो हम mx यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स RA और इसकी डिस्टेंस x3 सेक्शन से ये डिस्टेंस x माइनस 90 वाला फोर्स, 90 वाले की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, इसमें से हम ये 3 घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी x माइनस 3। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x में से हम 9.5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 x माइनस 9.5। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है, वैलिड फ्रॉम x इज इक्वल टू 9.5 टू x इज इक्वल टू 14 मीटर। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं तो पूरा एक्सप्रेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखें कि जनरल इक्वेशन क्या बन जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, तो उसको हम लिखेंगे mx। अब हमने एक गवर्निंग इक्वेशन है जो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पर, वो ei d² dx² के इक्वल होता है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लिखेंगे Rx माइनस 90, इनको अलग अलग सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, x माइनस 3 60 x माइनस 9.5, ये 3 अलग अलग सेक्शन हो गए। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसको हमें भी थोड़ा सा देखना है। तो देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिटवीन, तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक है, यानी कि पहले वाला सेक्शन तक, तो फिर ओनली फर्स्ट टर्म शुड बी कंसीडर्ड। तो हम केवल पहली टर्म कंसीडर करेंगे, ये वाली टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट ए और सी के बीच में करना है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक लेना है, तो केवल फर्स्ट टर्म लेनी है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 से लेकर x की वैल्यू 9.5 तक के लिए है, 3 से लेकर 9.5, तो ओनली फर्स्ट 2 टर्म शुड बी कंसीडर्ड। तो 2 टर्म हमें कंसीडर करनी है, ये दोनों टर्म। फिर तीसरे में हमें अगर पूरा सेक्शन है x इज इक्वल टू 9.5 टू x इज इक्वल टू 14 मीटर तक है, तो ऑल टर्म शुड बी कंसीडर्ड। तो ये हमारा मेन मैकॉले मेथड से ये इक्वेशन बनी। अब हमें अगर डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी है, स्लोप की इक्वेशन बनानी है, तो हम इसे इंटीग्रेट करके बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, अब जो हमारे पास हम देख रहे हैं फॉर स्लोप इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन के लिए
हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द जनरल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, जनरल इक्वेशन 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आर ए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 90x-3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 60x-9.5 स्क्वायर बाई 2। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है, अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं तो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है, मैं तेरे को साइड में कुछ बता देता हूँ, x-3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x। वैसे ही इन दोनों टर्म्स के लिए ऐसे ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैकॉले हमें मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन से मैकॉले का इंटीग्रेशन डिफरेंट है। अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखी हुई है एक्स माइनस ए, तो उसका सिंपल इंटीग्रेशन है एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ना कि ऐसा इंटीग्रेशन अलग अलग है एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एक्स। ऐसा इंटीग्रेशन नहीं करना है मैथमेटिक्स वाला, हमें मैकॉले के हिसाब से इंटीग्रेशन करना है, सिंपल ऐसा। दूसरा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट को हम फर्स्ट टर्म के बाद ऐड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन कहलाती है स्लोप इक्वेशन। इसको फिर से एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, अगर हमें क्या निकालनी है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालनी है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट, तो दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई आई वाई आर ए एक्स क्यूब अपॉन 6 C1x माइनस 90x-3 क्यूब बाई 6 माइनस 60x-9.5 क्यूब बाई 6। ये इंटीग्रेशन इसका दोबारा से कर दिया, सिंपल है। अगर मेरे पास, मैं यहाँ बता देता हूँ, x-3 ये था हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा x-3 का क्यूब अपॉन ये जो 3 ये नीचे आएगा इंटू 2, तो ये 6 हो जाएगा, x-3 का क्यूब अपॉन 6, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें से अगेन इसके अंदर कांस्टेंट आएगा तो वो फर्स्ट टर्म के बाद ऐड किया जाएगा C2। अब हमारे पास प्रॉब्लम बचती है कि हम जो ये कांस्टेंट है C1 और C2, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो इनको वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस कैसे देखते हैं उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये बीम है, यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी, तो बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू l है। इस पॉइंट पर देखें तो इस पर हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 है, इस पॉइंट पर भी हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l का मतलब टोटल लेंथ 14 और y इज इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, तो इसमें लगाने से हमें क्या मिलेगा, C1 और C2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें जो बाउंड्री कंडीशन है हम इस वाली इक्वेशन में भी लगा सकते हैं और इस वाली इक्वेशन में भी लगा सकते हैं। पहले तो ये इंटीग्रेशन जो हमने किया ये थोड़ा सा गलत है, ये डी एक इंटीग्रेशन इसका हट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो ये स्लोप इक्वेशन है, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो बाउंड्री कंडीशन जैसा सुटेबल हो हम दोनों में से किसी पे लगाकर C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, एज़ पर कंपेटेबिलिटी की हम कैसे सिंपली निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसमें लगाऊंगा, इस वाली इक्वेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पहली डिफ्लेक्शन इक्वेशन में लगा रहा हूँ पहले लिखते हैं अप्लाइंग
बाउंड्री कंडीशंस एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी इस तरीके से, y ये पूरी टर्म 0, ये x वाली टर्म पूरी 0 ये वाली, और ये c1 भी 0, यहाँ पर c2 बचेगा। और ये मुझे लगता है कि जहाँ पर x 0 है यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो देखो क्या आता है, c2 की वैल्यू 90, 0 माइनस 3 60, तो यहाँ पर जब हम इस सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, C2 की वैल्यू आएगी इसमें 0। आप सोल्व करके देखना एक बार कि C2 की वैल्यू कितनी आती है आपकी। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके आंसर देखे हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ कि इसमें जो C2 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन फॉर C1। तो जब हम अब दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू x की वैल्यू 14 पर, x इज इक्वल टू 14 पर y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, इस पर भी 0 है। ठीक है, तो अब हम बाउंड्री कंडीशन अगर लगाते हैं तो हमारे पास C1 की कुछ वैल्यू आएगी, C1 आएगा -1448.84, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशन निकालने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो वो दोनों C1 C2 की वैल्यू पुट करने के बाद तो EIY इज इक्वल टू 15x स्क्वायर, फिर सॉल्व भी कर दिया, आर ए की वैल्यू रख दी इसमें, आर ए की वैल्यू में पता ही थी कितनी है, आर ए की वैल्यू भी रख दी, C1 की वैल्यू रख दी 148.84x, C2 की वैल्यू 0 है ही, -15x माइनस 3 क्यूब -10x माइनस 9.5 क्यूब, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब हमसे 2 पॉइंट पर डिफ्लेक्शन पूछा है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C एंड D जहाँ पर लोड है, ये पूछा हुआ है। तो अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, ठीक, तो वहाँ पर हम इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास C पॉइंट पर जो x की वैल्यू है अगर हम देखें, एक मिनट, C पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है, तो हम 3 रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। x की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी YC, E और I की वैल्यू पुट कर देंगे इसे पूरे एक्सप्रेशन में। अब जब हम ये देखना है कि जब हम x की वैल्यू 3 कर रहे हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है हमने शुरू में किया था, फॉर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक ओनली फर्स्ट टर्म शुड बी कंसीडर, तो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, तो इसमें हम केवल फर्स्ट टर्म लेंगे, y की जगह y से लिख देंगे 15x स्क्वायर माइनस 148.84x, और x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो YC कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका -2.93 mm। माइनस आया है क्योंकि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है,
या सिंपली आप लिख सकते हैं वाई सी इज इक्वल टू 2.93 mm डाउनवर्ड। अब इसी तरीके से अगर हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी चाहिए, तो डी तक की जो डिस्टेंस है एक्स की, डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 9.5। तो यहाँ पर जो वैलिड है इक्वेशन फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 टू एक्स इज इक्वल टू 9.5, तो इसमें क्या लेना है, फर्स्ट टू टर्म्स लेनी है। कितनी लेनी है, फर्स्ट टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, ई आई वाई डी 15x² माइनस 84 x माइनस 15x माइनस 3 क्यू, ये हो जाएंगी ये टर्म प्लस ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ पर ई और आई की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पर वाई डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वाई डी की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी -3.73 mm, या फिर लिख सकते हैं वाई डी इज इक्वल टू 3.3 mm डाउनवर्ड। तो ये दोनों पॉइंट पर हमारे पास डिफ्लेक्शन निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमसे पूछा है कि डिफ्लेक्शन बताइए, जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ए बी। तो मैक्सिमम, ये हमने लिखा था सी ओ डी, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहीं पर सी और डी के बीच में ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ स्लोप होता है ज़ीरो, स्लोप होता है ज़ीरो। तो जो स्लोप वाली इक्वेशन हमने बनाई थी, जो स्लोप इक्वेशन बनाई थी हमने, उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो स्लोप इक्वेशन क्या थी, है ना। तो स्लोप इक्वेशन को मैं एक बार देख लेता हूँ। स्लोप इक्वेशन हमने बनाई थी, एक मिनट, ये हमने बनाई थी स्लोप इक्वेशन। मैं कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ। स्लोप इक्वेशन ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स आर ए x²/2 प्लस c1 माइनस 90 x माइनस 3²/2 माइनस 60 x माइनस 9.5 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, आर ए की वैल्यू इसमें रख देंगे। आर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90। आर ए की वैल्यू रख देंगे इसमें, रिएक्शन की C1 की वैल्यू रख देंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद इक्वेशन बनेगी 45x², C1 तो ज़ीरो था, सॉरी C1 नहीं C2 ज़ीरो था, ये 1448.84 माइनस 45x माइनस 3 स्क्वायर। इस टर्म में ये वाली जो टर्म है, इस स्लोप को रख देंगे ज़ीरो, इस टर्म को रख देंगे ज़ीरो, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखा हुआ है। तो 45x² माइनस एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसमें से मैंने, क्योंकि ये सी और डी के बीच का मामला है ना, सी और डी के बीच में हमें निकालना है, तो मैंने ये वाली टर्म इसमें नहीं ली। हमें फर्स्ट टू टर्म लेनी है, क्योंकि एक्स मैक्सिमम यहाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर्स बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी की जो रेंज है x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 9.5। तो इसमें फर्स्ट टू
टर्म्स इज कंसिडर्ड, दो टर्म ही कंसीडर की गई हैं, तो ये वाली टर्म ने कंसीडर ही नहीं की, ये दो टर्म कंसीडर करके ये इतना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6.87 मीटर। इस वैल्यू पर यहाँ से इतनी वैल्यू पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। अब डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन जो हमारी थी, उसी इक्वेशन में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पुट x इज इक्वल टू 6.87, किस इक्वेशन में, इस वाली में, ई आई वाई मैक्स 15 इंटू, इक्वेशन है इक्वेशन ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है 15x² माइनस 14x। अब ये जो वैल्यू है ये भी c एंड d के बीच में अकर्स करती है, तो फर्स्ट टू टर्म लेनी है, माइनस एक टर्म ये वाली लेनी है 15x माइनस 3q, ये c एंड d के बीच में है। x इज इक्वल टू 3 से लेकर x इज इक्वल टू 9.5 के बीच में ये लाई करता है। तो इस केस में हमने फर्स्ट टू टर्म कंसीडर करी हैं, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y मैक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं -4.43 mm, यह लिख सकते हैं 4.43 mm डाउनवर्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर मैकॉले मेथड से डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। ये शुरू में आपको लेंथी लग रहा था, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे करके। तो AKTU एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, इसका व्हाट इज़ मैकॉले मेथड, इसका पूरा स्टेप्स लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप यही सेम टू सेम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि मैकॉले मेथड इस तरीके से हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।